नमस्कार। हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के बारे में, घटते बढ़ते अनुपात के नियम। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन इज बेस्ड ऑन शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन का मतलब होता है कि प्रोडक्शन रिजल्ट होता है फैक्टर्स के काम करने का, यानी कि कुछ फैक्टर्स हैं वो काम करते हैं, उनका हम यूज करते हैं, जिनको हम उत्पादन के साधन भी कहते हैं, और इन फैक्टर्स के काम करने से आउटपुट होता है। ये प्रोडक्शन फंक्शन है, हमें बताता है कि हम फैक्टर्स का यानी कि इनपुट्स का यूज करके आउटपुट तैयार करते हैं। इस रिलेशन को बताता है प्रोडक्शन फंक्शन। शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन का मतलब है कि अल्प समय में। जब शॉर्ट रन होता है तो शॉर्ट रन का मतलब उस समय से होता है जिस समय में हमारे प्रोडक्शन के फैक्टर्स में से कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जिनमें हम परिवर्तन कर सकते हैं और कुछ ऐसे हैं जिनमें हम परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। और क्योंकि ये जो फैक्टर्स का संयोग बनता है कि कुछ में हम परिवर्तन कर पाते हैं और कुछ में नहीं कर पाते हैं, यानी कि इसमें कुछ फैक्टर फिक्स्ड हो जाते हैं। जैसे अगर मान लो जमीन है तो समय की उस अवधि को हम शॉर्ट रन कहेंगे जिसमें हम जमीन में कोई परिवर्तन नहीं कर पाए, लेकिन हम लेबर को बढ़ा सकते हैं। लेबर को हम 1, 2, 4, 10, 20 जितना चाहे यूज कर सकते हैं, लेकिन ये जो एक फैक्टर है जमीन, ये फिक्स्ड है। तो ये संयोग जो बनता है कि एक फिक्स्ड फैक्टर के साथ हम वेरिएबल का जब प्रयोग करते हैं और जब वेरिएबल फैक्टर की यूनिट्स को बढ़ाते हैं तो ये प्रोपोर्शन बदलता जाता है, इसीलिए इसको लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन कहते हैं। इट इज कॉल्ड लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन बिकॉज वन फैक्टर वेरीज। इसको हम लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन कहते हैं क्योंकि एक फैक्टर इसमें वेरी करता है। एक फैक्टर को घटाया बढ़ाया जा सकता है, ऑल अदर्स रिमेन कांस्टेंट, और बाकी जो फैक्टर्स होते हैं वो कांस्टेंट रहते हैं, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। लॉ स्टेट्स, यह लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन कहता है कि अगर अदर फैक्टर्स को कांस्टेंट रखा जाए, यानी कि जो फैक्टर फिक्स्ड है उनको फिक्स्ड रहने दिया जाए, और यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर आर इंक्रीज्ड, और जो वेरिएबल फैक्टर है उसकी यूनिट्स को बढ़ाया जाए। मतलब जमीन हमारे पास फिक्स है, उसमें हम परिवर्तन नहीं करें, लेकिन जो लेबर है उसको अगर हम बढ़ाएं तो लेबर को बढ़ा करके हम प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। जब हम उसको बढ़ाएंगे वेरिएबल फैक्टर को तो टोटल प्रोडक्ट इनिशियली इंक्रीजेज एट एन इंक्रीजिंग रेट। शुरुआत में हमारा टोटल प्रोडक्शन एक इंक्रीजिंग रेट पे बढ़ेगा, देन इंक्रीजेज एट ए डिमिनिशिंग रेट। उसके बाद वो बढ़ेगा तो सही, लेकिन उसका जो बढ़ने का रेट है वो कम हो जाएगा, एंड इवेंचुअली स्टार्ट डिक्लाइनिंग। और एक बिंदु के बाद ऐसा भी होगा कि हमारा टोटल प्रोडक्शन गिरना शुरू हो जाएगा। इसी को स्पष्ट करता है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। इसको लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को हम रिटर्न्स टू अ वेरिएबल फैक्टर या रिटर्न्स टू ए फैक्टर भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें केवल एक फैक्टर की वजह से जो रिटर्न्स पे परिवर्तन आता है, प्रोडक्शन पे परिवर्तन आता है, उसको स्टडी किया जाता है। Assumptions ऑफ द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की कुछ एजम्पशंस हैं, कुछ मान्यताएं हैं। ओनली वन फैक्टर इज वेरिएबल, केवल एक फैक्टर ही वेरिएबल रहता है। स्केल ऑफ आउटपुट इज अनचेंज्ड, आउटपुट का जो स्केल है वो अनचेंज्ड है, उसमें हम कोई परिवर्तन नहीं करते हैं, केवल फैक्टर को बढ़ा करके हम आउटपुट को बढ़ाना चाहते हैं, एफिशिएंसी बढ़ा करके। टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन डज नॉट चेंज, टेक्निक में कोई चेंज नहीं आता है। यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर आर होमोजीनियस, और जो वेरिएबल फैक्टर है जिसकी यूनिट्स को हम बढ़ाना चाहते हैं वो होमोजीनियस है, वो सब एक जैसी हैं, उनकी क्षमता एक जैसी है। इस लॉ को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल की मदद लेंगे। हम एग्जाम्पल लेते हैं कि एक केस है जिसमें लैंड इज द फिक्स्ड फैक्टर, जो जमीन है वो फिक्स्ड है, हम जमीन को नहीं बढ़ा सकते हैं। लेबर इज द वेरिएबल फैक्टर, लेकिन लेबर वेरिएबल फैक्टर है, हम प्रोडक्शन कम या ज्यादा करने के लिए लेबर को कम या ज्यादा कर सकते हैं। टेबल shows the different amount of output at different units of labor.
और जो टेबल है इससे हम देखेंगे आउटपुट की अलग अलग अमाउंट्स। इस नियम को समझने से पहले हम कुछ पॉइंट्स को क्लियर करेंगे। टीपी टोटल प्रोडक्शन, एपी एवरेज प्रोडक्शन, एमपी मार्जिनल प्रोडक्शन, इन तीनों को समझना जरूरी है। टोटल प्रोडक्शन का मतलब है कि अगर हम एक लेबर का प्रयोग करें और हमारा जो कुल प्रोडक्शन है वो 6 यूनिट हो जाए तो ये टोटल प्रोडक्शन 6 यूनिट है। हमने 2 यूनिट यूज की और जो कुल प्रोडक्शन है हमारा वो 16 हो गया, मतलब इन दोनों का जो योगदान है वो 16 है, तो टीपी 16 हो गया। इसी तरीके से जब हमारे 9 लेबर काम कर रहे हैं और कुल उत्पादन जितना भी उत्पादन हुआ वो 38 है, ये टोटल प्रोडक्शन है। तो टोटल प्रोडक्शन एक सामान्य अवधारणा है। आगे आते हैं, अब एवरेज प्रोडक्शन क्या होता है। एवरेज प्रोडक्शन एक मैथमेटिकल एवरेज होता है जिसमें हम ये जानना चाहते हैं कि प्रत्येक फैक्टर का जो औसत है वो क्या है। ये केवल एक मैथमेटिकल एवरेज है। जब एक लेबर का हमने यूज किया तो टोटल प्रोडक्शन हमारा 6 था, क्योंकि एक ही लेबर था और टोटल प्रोडक्शन में अगर हम नंबर ऑफ लेबर का डिवाइड करें यानी कि 1 से भाग दें इसे 1 से 6 को तो 6 आएगा, मतलब एवरेज प्रोडक्शन 6 है। लेकिन जब हमारे यहाँ 3 लेबर काम कर रही हैं और टोटल प्रोडक्शन हमारे पास 30 है और हम जानना चाहें कि औसत कितना है एक लेबर का, क्योंकि 3 लेबर का जो टोटल प्रोडक्शन है वो 30 है, हमें यह नहीं पता कि इसमें लेबर 1, लेबर 2 और लेबर 3 का अलग अलग कितना योगदान है। तो ऐसे केस में हम एवरेज के माध्यम से एक लेबर की जो एवरेज क्षमता है उसका ही अनुमान लगा सकते हैं खाली, ये एक औसत होता है। तो 30 को हम डिवाइड करेंगे, जितने लोग हमारे यहाँ काम कर रहे हैं 3, तो ये आ जाता है 10, यानी कि 10 एवरेज प्रोडक्शन है। ये एवरेज है। हम कभी भी टोटल को डिवाइड करेंगे अगर नंबर ऑफ यूनिट से, अगर हम टोटल को नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एवरेज आ जाता है। टोटल प्रोडक्शन को नंबर ऑफ वेरिएबल फैक्टर से, जो वेरिएबल फैक्टर है उससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एवरेज प्रोडक्शन निकल आएगा। ये एवरेज प्रोडक्शन है। अब बात आती है मार्जिनल प्रोडक्शन क्या है। मार्जिनल प्रोडक्शन को समझने के लिए अभी आप जो हमने ये समझाया था इसको सोचें कि ये अभी हमने नहीं समझा है। मार्जिनल प्रोडक्शन होता है कि जब एक लेबर काम कर रहा था तो उस एक लेबर के काम करने के दौरान हमारे पास जो टोटल प्रोडक्शन था 6 था, टोटल 6 था। हमने एक लेबर और बढ़ाया और उस एक लेबर के बढ़ने से हमारा जो टोटल प्रोडक्शन, पहले अकेला आदमी जब काम कर रहा था तो वो 6 यूनिट बना रहा था और जब दूसरा पर्सन भी आ गया तो ये यूनिट 16 हो गई। मतलब केवल इस एक के बढ़ने से टोटल प्रोडक्शन कितना बढ़ गया, 10 बढ़ गया। इसी को मार्जिनल प्रोडक्शन कहते हैं। हम किसी भी पॉइंट पे चेक करेंगे, मान लो यहाँ पे 5 लोग काम कर रहे थे और इस समय हमारा टोटल प्रोडक्शन 45 था। हमने सोचा कि और बढ़ाना है, हमने एक लेबर और बुलाया। एक लेबर और बुलाने पे हमारा प्रोडक्शन बढ़ा और बढ़ करके हो गया 48। तो कितना बढ़ा, 3 बढ़ा। तो ये जो 3 है ये इस छठे पर्सन का मार्जिनल प्रोडक्शन है। मतलब हम केवल एक अतिरिक्त इकाई का प्रयोग करके कुल उत्पादन में जितनी वृद्धि कर सकते हैं वो उस इकाई का मार्जिनल प्रोडक्शन कहलाता है। तो ये मार्जिनल प्रोडक्शन है। अब इन तीनों की स्टडी का फायदा क्या है, टोटल प्रोडक्शन, एवरेज प्रोडक्शन, मार्जिनल प्रोडक्शन। इनकी स्टडी करने का फायदा ये है कि एक प्रोड्यूसर को जब यह डिसीजन लेना हो कि मैं किस लेवल तक एक प्रोडक्शन को आगे बढ़ा सकता हूँ, शॉर्ट टर्म में या लॉन्ग टर्म में, तो ये इसकी मदद करते हैं। टोटल प्रोडक्शन, एवरेज प्रोडक्शन और मार्जिनल प्रोडक्शन ये शॉर्ट टर्म में प्रोड्यूसर की काफी मदद करते हैं, क्योंकि शॉर्ट टर्म समय की वो अवधि है जिसमें कोई प्रोड्यूसर अपना जो फिक्स्ड फैक्टर है उसमें कोई कमी नहीं कर पाता है। इस कारण से जो फिक्स्ड फैक्टर की कॉस्ट है वो उसको बियर करनी ही पड़ती है। अब हम लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को समझेंगे इस एग्जाम्पल के माध्यम से। देखिए, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन जैसा कि पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, इस बात का मतलब केवल इतना होता है
कि जो प्रोपोर्शन है फैक्टर्स का, हमने यहाँ पे माना कि केवल 2 फैक्टर्स हैं हमारे पास प्रोडक्शन करने के लिए, लैंड और लेबर का हम प्रयोग कर रहे हैं। जो लैंड है वो फिक्स्ड है, लैंड फिक्स्ड है जबकि लेबर वेरिएबल है। लैंड फिक्स्ड है इसलिए हमेशा हम 1 एकड़ लैंड का ही यूज कर रहे हैं, जबकि लेबर वेरिएबल है इसलिए लेबर को बढ़ा सकते हैं। 1 एकड़ में 1 लेबर का प्रयोग किया, उसके बाद हमने लेबर बढ़ाई, लेकिन लैंड हमारे पास 1 एकड़ ही रही, लेबर बढ़ करके 2 हो गई, तो ये प्रोपोर्शन 1:2 हो गया। ऐसे ही 1 लेबर और बढ़ाया तो ये रेशियो 1:3 हो गया। लास्ट तक में लैंड हमारे पास 1 एकड़ ही रही और लेबर हमने 9 यूज कर लिए तो 1:9 हो गया। क्योंकि ये रेशियो, ये प्रोपोर्शन वेरी कर रहा है, ये बढ़ रहा है, इसलिए हम इसको लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन बोलते हैं। पहली बात, इसको हम रिटर्न्स टू ए फैक्टर भी बोलते हैं, रिटर्न्स टू ए फैक्टर या रिटर्न्स विद 1 वेरिएबल फैक्टर, क्योंकि इसमें एक फैक्टर हमारा फिक्स्ड है और इसलिए प्रोडक्शन में अगर कोई भी वृद्धि अगर हमें करनी है, हमको उत्पादन बढ़ाना है, एफिशिएंसी बढ़ानी है, तो उसमें केवल हम एक ही वेरिएबल में परिवर्तन कर रहे हैं। तो इसका मतलब इसको हम रिटर्न्स टू ए फैक्टर भी बोल सकते हैं कि एक फैक्टर के बढ़ाने से जो रिटर्न्स हमारे बढ़ सकते हैं, तो रिटर्न्स टू ए फैक्टर भी बोल सकते हैं। दूसरी बात, ये जो प्रोडक्शन फंक्शन होता है ये उसको भी एक्सप्लेन करता है, क्योंकि प्रोडक्शन फंक्शन का मतलब यही होता है कि जो प्रोडक्शन है, ये प्रोडक्शन है टोटल प्रोडक्शन, कि प्रोडक्शन जो है वो परिणाम होता है फैक्टर्स का। तो ये जो 2 फैक्टर्स हैं इनका हम यूज कर रहे हैं, इनका फंक्शन है ये टोटल प्रोडक्शन, मतलब ये फंक्शन कर रहे हैं तब ये प्रोडक्शन हो रहा है, इसलिए इसको प्रोडक्शन फंक्शन भी बोल सकते हैं। यही प्रोडक्शन फंक्शन भी होता है कि 2 हमारे फैक्टर्स फंक्शन कर रहे हैं तब जाकर के हमें प्रोडक्शन प्राप्त हो रहा है, कुल उत्पादन मिल रहा है, तो ये प्रोडक्शन फंक्शन को भी शो करता है। लेकिन ये प्रोडक्शन फंक्शन शॉर्ट टर्म हो सकता है, लॉन्ग टर्म हो सकता है। ये शॉर्ट टर्म को दिखा रहा है, क्योंकि शॉर्ट टर्म वह पीरियड होता है जिसमें एक फैक्टर फिक्स्ड रहता है, इसमें लैंड फिक्स्ड है जबकि लेबर वेरिएबल है। अब आगे बढ़ते हैं इसके डिस्कशन पे। ये रूल्स जो हमारा यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, ये बताता है कि जब हम एक फैक्टर को वेरी करते हैं, एक फैक्टर को इंक्रीज करते हैं, तो वो अलग अलग स्टेजेस में काम करता है। शुरुआत में जब हम एक फैक्टर को बढ़ाना शुरू करते हैं एक फिक्स्ड फैक्टर के साथ, तो कई तरह की इकोनॉमीज मिलती हैं जिनको हम लार्ज स्केल इकोनॉमीज कहते हैं, पैमाने की बचतें। जब हम पैमाना बढ़ाते हैं अपने प्रोडक्शन का तो कुछ बचत प्राप्त होती हैं। उसके कई कारण हैं कि जो कॉम्बिनेशन है वो अच्छा बन जाता है, जो फिक्स्ड फैक्टर है उसका बेटर यूटिलाइजेशन होने लगता है, क्योंकि हो सकता है एक लेबर का जब हम यूज कर रहे थे तो वो इसका बेटर यूटिलाइजेशन ही नहीं कर पा रहा हो, हमने और बढ़ाए तो वो पूरी तरह से इसको यूटिलाइज करने लग गए, और अन्य कई तरह की बचत हो सकती है। और इस कारण से जो टोटल प्रोडक्शन है वो बढ़ता तो है ही, लेकिन वो साथ ही साथ बढ़ती हुई दर से भी बढ़ता है। बढ़ती हुई दर से बढ़ने का मतलब ये है कि इसका एवरेज भी बढ़ता जाता है, हर एक जो लेबर है उसका एवरेज प्रोडक्शन भी बढ़ता है, बढ़ती हुई दर पे बढ़ता है। साथ ही साथ हम जब नेक्स्ट वेरिएबल फैक्टर का यूज करते हैं, पहले एक का यूज कर रहे थे, एक का यूज और किया, तो इसकी क्षमता इतनी तेजी से बढ़ती है कि उसका असर जो टोटल प्रोडक्शन है उस पर पड़ता है, जिसको हम मार्जिनल प्रोडक्शन नाम से जानते हैं। यानी कि एक एक्स्ट्रा यूनिट लगाने से जो प्रोडक्शन हुआ वो 10 हुआ, एक और यूनिट लगाने से 14 हुआ, मतलब ये जो बढ़ रहा है ये मार्जिनल प्रोडक्टिविटी को बढ़ाता हुआ दिख रहा है कि अभी तक हम बेटर संयोग पे काम कर रहे हैं। यह वो स्टेज होती है जिसको फर्स्ट स्टेज बोलते हैं। पहली स्टेज वो होती है जिसमें टोटल प्रोडक्शन भी बढ़ता है, एवरेज प्रोडक्शन भी बढ़ता है और मार्जिनल प्रोडक्शन भी बढ़ता है। यहाँ पे एक और भी संयोग याद रखना होगा कि जब एवरेज प्रोडक्शन और मार्जिनल प्रोडक्शन जब दोनों बढ़ रहे होते हैं तो हमेशा जो मार्जिनल प्रोडक्शन है वो ज़्यादा बढ़ता है, वो ऊपर रहता है। तो आप देखेंगे कि मार्जिनल प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ रहा है, या इसको यूं भी कहें अगर फंडामेंटल तरीके से समझें, क्योंकि मार्जिनल प्रोडक्शन बढ़ रहा है यही कारण है कि एवरेज प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है। अब आगे देखते हैं कि ये स्टेज जब तक चलती है तो प्रोड्यूसर कंटिन्यूअसली चाहेगा कि वो ज़्यादा यूनिट्स का प्रयोग करे ताकि वो अपने प्रॉफिट्स को बढ़ा पाए, अपने टोटल प्रोडक्शन को बढ़ा पाए। टोटल प्रोडक्शन बढ़ेगा तो उसके जो बेनिफिट्स हैं वो भी बढ़ेंगे। वो इस क्षमता को आगे कब तक ले जा सकता है?
फर्स्ट स्टेज में वो प्रोडक्शन बंद नहीं करेगा और इसलिए वो और यूनिट बढ़ाता है। जब और यूनिट बढ़ाता है तो एक टाइम ऐसा आता है कि जब जो बेस्ट संयोग था वो यूज कर चुका होता है उसको, और उसके बाद अगर वो एक्स्ट्रा यूनिट बढ़ाता है तो उसका जो मार्जिनल प्रोडक्शन है वो बढ़ता नहीं है, वो रुक जाता है, वो रुक जाता है और कम होना स्टार्ट कर देता है मार्जिनल प्रोडक्शन। यानी कि जब एक यूनिट हमने और लगाई, 3 हम यूनिट यूज कर रहे थे, जब चौथी यूनिट लगाए तो एक्स्ट्रा चौथी यूनिट लगाने से हमारा जो चौथी यूनिट का जो उत्पादन था वो केवल 10 था। अब तक जो एफिशिएंसी थी पहले की 6 थी, दूसरे की 10 थी, तीसरे की 14 थी, लेकिन जब चौथा आया तो उसकी 10 हो गई। मतलब बढ़ेगा तो सही हमारा प्रोडक्शन, लेकिन जो अब तक रेट बढ़ रहा था वो रेट अब गिर गया है उल्टा। मार्जिनल प्रोडक्शन इसने केवल 10 का यहाँ पे सहयोग दिया। और इस सिचुएशन में भी हम देख रहे हैं क्योंकि 10 का तो सहयोग दिया, तो एटलीस्ट 10 का सहयोग दिया तो जो टोटल प्रोडक्शन है उसमें तो 10 बढ़ेगा ही चौथे के आने से। तो अभी तक एक तो बात तय है कि जो टोटल प्रोडक्शन है वो बढ़ेगा, तो टोटल प्रोडक्शन अभी भी बढ़ रहा है, इसलिए वो और यूनिट बढ़ाने की सोच सकता है। फिर हमने देखा कि जब उसने 5वीं यूनिट लगाई तो जो 5वीं यूनिट थी उसका मार्जिनल प्रोडक्शन 5 था, मतलब इसके आने से जो टोटल प्रोडक्शन में बढ़ोतरी होगी वो 5 होगी। तो यहाँ पे भी वो सोच सकता है कि वो बढ़ाए, लेकिन यहाँ एक और घटनाक्रम होना शुरू हो गया है कि अब जो एवरेज प्रोडक्शन था वो गिरना स्टार्ट हो गया है। तो सेकंड स्टेज आती है जब एवरेज प्रोडक्शन गिरना स्टार्ट कर देता है। मार्जिनल प्रोडक्शन और एवरेज प्रोडक्शन, जब मार्जिनल प्रोडक्शन गिरता है तो एवरेज प्रोडक्शन भी गिरता है, और एक कंडीशन पे आकर के ये दोनों एक दूसरे से टकराते हैं। जहां पे ये एक दूसरे के को टकराते हैं इसको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद ऐसा है कि जो टोटल प्रोडक्शन है ये बढ़ता तो है लेकिन ये गिरते हुए रेट से बढ़ता है। जैसे अभी तक ये बढ़ रहा था बढ़ते हुए रेट से, लेकिन अब क्या हुआ, ये बढ़ तो रहा है लेकिन रेट गिरता हुआ है। जैसे अब तक 6 से 10 बढ़ रहा था, 10 से 14 बढ़ रहा था, लेकिन यहाँ पे 40 से बढ़ा तो सही लेकिन 5 बढ़ा। ये अभी गिर रहा है लेकिन गिरते हुए रेट से बढ़ रहा है। तो इस तरीके से सेकंड स्टेज है। हालांकि टोटल प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो इसमें भी ये प्रोडक्शन जारी रख सकता है, लेकिन इसमें भी अब एक ऐसा पॉइंट आएगा कि उसके बाद इसकी बढ़ने की संभावना खत्म हो जाएगी जब मार्जिनल प्रोडक्शन भी गिरना शुरू हो जाएगा और गिरेगा और जीरो की तरफ चला जाएगा। मार्जिनल प्रोडक्शन जब एक एक्स्ट्रा यूनिट का प्रयोग किया तो क्या हुआ कि मार्जिनल प्रोडक्शन धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते जब 7वीं यूनिट का प्रयोग किया तो ये जीरो हो गया। मतलब यहाँ पे इसकी जो 7वीं यूनिट लगाई इसके बढ़ने से कोई भी फायदा नहीं हुआ संस्था को। जो प्रोडक्शन पहले था 48 वो 48 ही रहा। तो ये जो 48 प्रोडक्शन हो रहा था 6 यूनिट पे, ये बेस्ट कॉम्बिनेशन था, और इससे आगे अगर बढ़ेगा तो इसको फायदा नहीं होगा। उसका कारण ये है कि इसका मार्जिनल प्रोडक्शन 48 था, मैक्सिमम हो चुका था। इससे आगे अब इसने अगर यूनिट बढ़ाई तो होगा क्या कि टोटल प्रोडक्शन अगर मान लो हम 7 यूनिट पे भी देखें तो यहाँ पे भी 48 है, लेकिन ये यहाँ पे भी प्रोडक्शन नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जब 6 यूनिट का प्रयोग करके हम 48 ले ही रहे थे प्रोडक्शन, तो हम 7वीं यूनिट लगा करके भी 48 ही लेंगे तो फायदा क्या हुआ? 7वीं यूनिट लगाने से तो कुल कॉस्ट ही हमारी बढ़ेगी, प्रोडक्शन तो कुछ बढ़ेगा नहीं, फायदा तो कुछ हुआ नहीं। तो इसलिए जो ये है ये बेस्ट कॉम्बिनेशन होगा और यहीं पे ये प्रोडक्शन अपना रोक देगा, रोक देना चाहिए। जो एक रेशनल प्रोड्यूसर होगा, समझदार प्रोड्यूसर, वो इसके बाद प्रोडक्शन को जारी बिल्कुल भी नहीं रखेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि शॉर्ट पीरियड में एक प्रोड्यूसर अपना प्रोडक्शन कब तक बढ़ा सकता है? वो तब तक करता है जब तक उसका मार्जिनल प्रोडक्शन जीरो नहीं हो जाता है। यानी कि अगर 1 यूनिट बढ़ाने से उसको जरा भी प्रोडक्शन बढ़ रहा था तो उसका वो यूज कर रहा था, बढ़ा रहा था अपना प्रोडक्शन। तो जब उसका मार्जिनल प्रोडक्शन जीरो हो जाता है, अगर उसके बाद भी वो एक्स्ट्रा यूनिट प्रयोग करेगा, तब जो प्रोडक्टिविटी है मार्जिनल वो जीरो से भी कम हो जाएगी, वो नेगेटिव में चली जाएगी। ये जो -0.4 और -0.6 है, ये जो लिखा हुआ है इसको माइनस पढ़ें, जीरो से भी नेगेटिव चला गया। तो जब नेगेटिव हो जाता है तो इस केस में क्या होता है, टोटल प्रोडक्शन गिरना शुरू कर देता है। इसलिए थर्ड स्टेज में कोई भी प्रोड्यूसर पहुंचना नहीं चाहेगा, क्योंकि वो सीधा सीधा लॉस को बुलावा दे रहा है अपने को, क्योंकि यहाँ पे ये अपनी जो एवरेज कॉस्ट है उसको भी नहीं निकाल पाएगा। और पहली स्टेज में कोई भी प्रोड्यूसर
प्रोडक्शन करना चाहेगा, उससे आगे बढ़ना चाहेगा। इसलिए जो सेकंड स्टेज है ये वो स्टेज है जिसमें ज़्यादातर प्रोड्यूसर, जो रेशनल प्रोड्यूसर हैं, वो प्रोडक्शन कर रहे होते हैं एक शॉर्ट पीरियड में। टेबल में जो हमने समझा इसको अभी हम यहाँ पे इस तरीके से कंक्लूड कर सकते हैं। स्टेज 1 वह है जब टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज करता है इंक्रीजिंग रेट पे, और एपी और एमपी दोनों भी इंक्रीज करते हैं। एमपी इंक्रीज करता है यूनिट्स जब वेरिएबल फैक्टर की इंक्रीज होती हैं तो उनके साथ, इसलिए इसको स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स भी कहते हैं और इसको लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स भी कहा जाता है। इस पहली स्टेज को लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की जो पहली स्टेज है इसको लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स भी कहते हैं। एक प्रोड्यूसर इस स्टेज में अपना प्रोडक्शन बंद नहीं करेगा, वो इससे आगे बढ़ाना चाहता है। ही कैन एम्प्लॉय मोर यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर टू एफिशिएंटली यूटिलाइज द फिक्स्ड फैक्टर। वो अपने फिक्स्ड फैक्टर का पूरी तरह से दोहन करना चाहता है, यूज करना चाहता है, इसलिए वो और जो वेरिएबल फैक्टर है उसकी यूनिट्स और यूज करता है और बढ़ाता है। इसलिए प्रोड्यूसर वुड प्रेफर टू नॉट स्टॉप इन स्टेज 1 बट विल ट्राई टू एक्सपेंड फर्दर। नेक्स्ट है स्टेज 2। टोटल प्रोडक्शन कंटिन्यूज टू इंक्रीज। टोटल प्रोडक्शन अभी भी बढ़ रहा होता है बट एट ए डिमिनिशिंग रेट। एपी एंड एमपी डिक्रीज। एपी और एमपी डिक्रीज करते हैं विद एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर। जब वेरिएबल फैक्टर की जो यूनिट्स है उनको बढ़ाते हैं तो, क्योंकि इस स्टेज में यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर जब बढ़ती हैं तो एपी और एमपी गिरते हैं, डिक्रीज करते हैं, इसलिए इस स्टेज को लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स भी कहा जाता है। कोई भी रेशनल प्रोड्यूसर प्रेफर करेगा कि स्टेज 2 में ही वो अपना प्रोडक्शन मैक्सिमम कर ले, इसके बाद वो बढ़ाना नहीं चाहेगा। स्टेज 3। स्टेज 3 में टोटल प्रोडक्शन डिक्लाइन होना स्टार्ट कर देता है, एपी डिक्रीज होता है और एमपी नेगेटिव हो जाता है, मार्जिनल प्रोडक्शन माइनस में चला जाता है। इट इज कॉल्ड स्टेज ऑफ नेगेटिव रिटर्न्स। क्योंकि एमपी नेगेटिव हो जाता है इसलिए इसको स्टेज ऑफ नेगेटिव रिटर्न्स कहा जाता है। प्रोड्यूसर्स कोई भी नहीं चाहेगा स्टेज 3 में प्रोडक्शन करना, क्योंकि इसमें उसका कुल प्रोडक्शन सेकंड स्टेज से भी कम हो जाता है। इन दिस स्टेज देयर इज ए डिक्लाइन इन टोटल प्रोडक्ट। इसमें टोटल प्रोडक्ट में डिक्लाइन हो जाता है और मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव हो जाता है। इन तीनों स्टेजेस को हम इस ग्राफ के माध्यम से भी समझ सकते हैं। एक्स एक्सिस पे अमाउंट ऑफ वेरिएबल फैक्टर है, वाई एक्सिस पे आउटपुट है, एवरेज प्रोडक्शन कर्व, मार्जिनल प्रोडक्शन कर्व और टोटल प्रोडक्शन कर्व। पहली स्टेज में शुरुआत में जब हम वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाते हैं तो एवरेज प्रोडक्शन, मार्जिनल प्रोडक्शन, टोटल प्रोडक्शन तीनों बढ़ रहे होते हैं। लेकिन हमारा जहां पे ये जो मार्जिनल प्रोडक्शन जब मैक्सिमम हो जाता है, इस पॉइंट पे जब मार्जिनल प्रोडक्शन मैक्सिमम हो जाता है तो इसके बाद टोटल प्रोडक्शन बढ़ता तो है लेकिन उसका रेट गिर जाता है बढ़ने का, और इसको कहते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। जैसे ही मार्जिनल प्रोडक्शन डिक्लाइनिंग शुरू करता है तो एवरेज प्रोडक्शन भी डिक्लाइन शुरू कर देता है, और ये दोनों, जब एक चीज और याद रखने की कि जब एपी और एमपी दोनों बढ़ते हैं तो हमेशा एमपी इसके ऊपर रहता है, तेजी से बढ़ता है। लेकिन जैसे ही एमपी गिरना शुरू करता है तो एमपी इतनी तेजी से गिरता है कि वो एपी को क्रॉस करते हुए उससे भी नीचे चला जाता है। जहां पे एपी और एमपी दोनों एक दूसरे को काटते हैं, पहली स्टेज यहाँ पे समाप्त हो जाती है और टोटल प्रोडक्शन इसके बाद जो टोटल प्रोडक्शन है वो गिरते हुए रेट से कुछ देर तक के लिए गिरता है और उसके बाद स्थिर हो जाता है। जब स्थिर हो जाता है तो वो अपने मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंच जाता है, और जब टोटल प्रोडक्शन मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंच जाता है तो जो मार्जिनल प्रोडक्शन है वो 0 हो जाता है। इस स्टेज पे सेकंड स्टेज समाप्त हो जाती है। यहाँ पे टोटल प्रोडक्शन मैक्सिमम हो चुका होता है। इसके बाद कोई भी प्रोड्यूसर अब अगर प्रोडक्शन करेगा तो उसका कुल प्रोडक्शन भी पहले से भी कम हो सकता है, इसलिए कोई भी प्रोड्यूसर थर्ड स्टेज में नहीं आता है। तो ये था डिस्कशन लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।